नई दिल्ली को कंटेनमेंट एरिया मुक्त घोषित किया। हमारे कुछ सैनिक हैं जो देखकर आए हैं कि आप लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कंटेनमेंट एरिया समाप्त होगा, न कि लॉकडाउन। तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अपने घर में सुरक्षित। शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव नई दिल्ली क्षेत्र में 7 अप्रैल को आने के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया था। इस दौरान नागरिकों को आवश्यक सामग्री प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। 35 दिनों बाद मंगलवार की शाम लगभग 5:04 पर एसडीएम ने किरण टॉकीज चौराहे पर पहुंचकर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया मुक्त करने की घोषणा की। नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को आरपी वर्मा एसडीएम का प्रणाम। मैं आज 5 बजे आदरणीय सीएसपी साहब की उपस्थिति में और सारे अधिकारियों की उपस्थिति में यह कंटेनमेंट एरिया खोलने की घोषणा करता हूं। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि कंटेनमेंट एरिया खोलने का मतलब ये है कि जैसे शहर में दूसरी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, घर पहुंच सेवा, दूध, सब्जी, फल, बैंक की सुविधा, यह आपको भी मिलेगी। परंतु कंटेनमेंट एरिया हो या मेरा नागदा नगर हो, जिसमें लॉकडाउन यथावत है, धारा 144 यथावत लगी हुई है और आपको कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा 144 का पालन करना अति आवश्यक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सब्र को धन्यवाद देते हैं कि 7 तारीख से आप कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं। आपके द्वारा पूरा लॉकडाउन का पालन किया गया है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु साथ ही आपको निर्देशित करता हूं कि हम कंटेनमेंट एरिया में हो अथवा अन्य क्षेत्र में हम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कृपा करके धारा 144 का पालन करिएगा और कर्फ्यू यथावत है, उसके नियमों का पालन करेंगे। धारा 144 लगी हुई है, उसके नियमों का पालन करेंगे। मैं आदरणीय सीएसपी सर से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा से संबंधित आपको मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद इस किरण टॉकीज फाटक से हम कंटेनमेंट एरिया खोलना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। आदरणीय से आपको मुक्ति मिल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत सही रही। क्या आभार मानना चाहेंगे आप? पूरे क्षेत्र की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। अच्छे से सब व्यवस्था रही। धन्यवाद सभी का। कंटेनमेंट एरिया के अंदर आपको चुनौतीपूर्ण सेवाएं देना पड़ी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा फर्ज था और हमारा कार्य था, जिस सेवा को हमने दिया और देना बहुत जरूरी भी था। आज कंटेनमेंट एरिया से मुक्ति मिल गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम बहुत परेशान भी होते थे। सारी सामग्री हमको प्राप्त नहीं होती थी और बार बार हमको पुलिस वालों को बोलना पड़ता था, फिर वो हमको सामान देते थे, मनचाही चीज़ें हमको मिलती नहीं थी, बाहर जाने में हमको प्रॉब्लम आती थी। और आज हम फ्री हो जाएंगे। विनय भैया, तुम सलाम, खैरियत से? पीछे पीछे भैया, पीछे करना, पीछे 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 पीछे। अरे सबने हमारी बहुत मदद करी है, आप धन्यवाद। पीछे पीछे। सर्वप्रथम नई दिल्ली गेट के सभी निवासी गणों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने जैसा बोला कि कैंटोनमेंट एरिया में आपने नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका एहसास आप ही लोग जानते हो, हम लोग बाहर हैं, हम लोग उस एहसास को नहीं महसूस कर सकते। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अनुशासन में जो कंटेनमेंट एरिया के नियम थे उसका पालन किया है और उसके पालन में निश्चित रूप से आपको कई सारी समस्या, कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको घरों में सुरक्षित रखने के लिए ये करना आवश्यक था और आपने उसका बहुत अच्छे से पालन किया है। और
अब जैसा बताया कि लॉकडाउन का पालन में आप अपना ध्यान रखिएगा, घर में ही चीज बुलवा लीजिए। कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कोई अनुमति है तो आप एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, उसकी अनुमति ले सकते हैं। उस समय तक ये चीज नहीं थी जनरल में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मीडिया बंधुओं को भी मैं बोलूंगा इस मौके पे, इनके द्वारा भी बहुत दिन रात लग करके जो सहयोग किया गया है, मैं मीडिया का और सभी जनता का और सभी नगर पालिका के अधिकारी, सीएमओ साहब से लेकर पूरा स्टाफ, राजस्व का अमला, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही, और बाकी सभी लोग जो इसमें लगे हुए थे दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी कॉलोनी को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रख रहे थे, वो उनका भी मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। कंटेनमेंट एरिया से आपको मुक्ति मिल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा कि कंटेनमेंट एरिया में कोई परेशानी है, कोई सुविधा कुछ नहीं आई। प्रशासन कैसी व्यवस्था रही है? अच्छी रही। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? कंटेनमेंट एरिया से मुक्ति मिली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या करें। धन्यवाद। आज आपके दर्शन नहीं हो रहा था नहीं, बहुत मेहरबानी, आपने दस्तखत करके हम लोगों को बाहर करवा दिया। अरे अब तो पैसे नहीं होगी, अब नहीं होगी। और आपको लॉकडाउन का पालन तो करना पड़ेगा। अभी आने जाने के फ्री हो गए, कोई तारीख परंतु आपको लॉकडाउन तो करना पड़ेगा पालन। तो है, अगली तारीख तो नहीं है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका कर्मियों का स्वागत किया। जीतेगा इंडिया। नारे स्वागत करेंगे। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। ऊपर का है। छोटे भाई से मेहनत करके सर सबसे ज्यादा सहयोग रहा हमारा चंद्रमा मैडम। भैया पीछे आ जाओ, पीछे। बहुत ध्यान रखा सर, सबसे ज्यादा मैडम ने बहुत ध्यान रखा पूरा मोहल्ले वालों का। अरे मेरे को क्या मिला? अरे भैया बहुत आभार। मेरे डॉक्टर साहब का स्वागत है। आपको तो बहुत सर, एक मिनट सर प्लीज सर प्लीज सर एक बार वापस सर। आपकी बहुत ध्यान रखते काम किया है और हमारे मैडम है जो आंगनवाड़ी के मतलब आपकी बहुत मेहनत रही। और इसी तरह सभी साथ थोड़ी अपील कर रहा है कि खुल गया है, बाकी इसका भी एहतराम पालन करना। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि ऐसे ही रहना, अनावश्यक नहीं निकला है, इसको मेंटेन करें, नहीं तो फिर कोई कोई अक्षर काम हो जाने तो मतलब ही नहीं जाने से हर किसी को क्वारंटाइन के द्वारा। सर हो गया ठीक। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपके आज से करीब 1 महीना 8 दिन हो गए हमें अंदर रहे। वो बाकी हमारी जो परमा मैडम है आंगनवाड़ी की, इनकी बहुत मेहनत रही, यहाँ पे बड़ी सक्रिय रही है। इन्होंने एक एक बात पे ध्यान रखा, इसी वजह से इस एरिया का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि ये लोग सभी यहाँ के अच्छे लोग हैं और सबसे ज्यादा तो हम आला ऑफिसरों को धन्यवाद देते हैं इस बात का कि आप लोगों ने बड़ा उत्साह दिखा के काम करा, जान हथेली पे लेके। ये किसके लिए करा? सब पब्लिक के लिए करा आप लोगों ने। अब पब्लिक को ये चाहिए कि आपका ऐसा सम्मान करें कि खुलने के बाद में ऐसा महसूस नहीं। सफाई कर्मियों को बहुत सहयोग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार चंद्रमा मैडम के लिए, एक बार यादव मैडम के लिए तालियां। एसीएम साहब के लिए, सीआई साहब के लिए और समस्त अपने कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलो चलो दादा चलो। यस सबको धन्यवाद। सर बच्चे बहुत खुश हैं सर। अब चाय पी के जाएंगे यार। राजू या आप उधर निकल रहे मेरा खुलने का लगता अच्छा रहा। बाकी भाई भी सभी को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आ जाओ अपने कैनरा बैंक के पास में खरीदे हुए हैं। लॉकडाउन को लेकर नवीन गाइडलाइन आई। कोविड-19 को लेकर शासन द्वारा मंगलवार को नवीन गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको लेकर एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम पटवारी, ग्राम सचिव, कोटवार व सरपंचों की वृहद बैठक आहूत कर दिशा निर्देश देंगे। एसडीएम वर्मा के अनुसार अन्य प्रांतों से श्रमिकों का आना शुरू हो गया है, इसलिए हमारा कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गया है। जितनी जल्दी हमको बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी मिलेगी, उतनी ही जल्दी हम स्क्रीनिंग करके मामले को संभाल लेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जिसमें शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीणों के सहयोग की अपेक्षा भी शासन को है। उन्होंने बताया कि मंदसौर में नवीन गाइडलाइन के तहत अलग अलग दिन अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। नागरिकों को घर पर ही सभी तरह की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सर कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्र की नई गाइडलाइन, सर क्या नए अपडेट्स आए हैं? कोरोना को लेकर हम अवेयर हैं। एक्चुअल क्या है कि बाहर से मजदूर लोग आए हैं, राजस्थान से काफ़ी मजदूर बसों से हमारे यहाँ क्षेत्र में आए। हमारे डॉक्टर साहब ने लगभग 7-8 टीमें बनाकर उनकी स्क्रीनिंग करा दी थी, परंतु ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसका लक्षण एक साथ नहीं दिखता। तो हमने ये निर्णय किया कि हम कल बीएमओ साहब, सीओ साहब, हमारे तहसीलदार साहिबान और हमारे सीडीपीओ के साथ बैठेंगे और गांव में सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा, पटवारी, सचिव, ये लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इनको मरीज दिखता है तो तत्काल डॉक्टर साहब को खबर करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे और डॉक्टर साहब अपनी आरआरटी टीम भेजकर उस व्यक्ति को चेक करने के बाद यदि ये पाते हैं कि आरआरटी हमारी डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो काम करेगी, उसमें यदि वो किसी व्यक्ति को बीमार पाती है तो डॉक्टर साहब को वो तत्काल उसका इत्तला करेंगे। डॉक्टर साहब अपने अनुसार जो भी चिकित्सकीय इनको परीक्षण करना होते हैं वो परीक्षण करने के उपरांत यदि ये उसको संक्रमित मान सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम तत्काल सैंपल लेंगे और उसको आइसोलेशन करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसमें कल मैं माननीय सीएसपी सर मेरे साथ हैं अभी भी, वो भी उस मीटिंग में रहेंगे और हम लोग इसकी नीति बना देंगे। सर नई दिल्ली कंटेनमेंट क्षेत्र आपको ये निवेदन कर दूं कि शासन ने इसके गाइडलाइन 21 दिन तय कर दी, अंतिम पॉजिटिव से 21 दिन। तो कंटेनमेंट में हमारा अंतिम पॉजिटिव मिला था खुशबू, तो उस दिन से इसको कंटेनमेंट घोषित कर दिया था। उस दिन से 21 दिन हमारा पूरा हो जाएगा, शायद 19 या 20 में उसको खोल देंगे। सर और भी कुछ उनको नियम बताए गए कि नियमों का पालन करना है? नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन यथावत है, कोई छूट हमने बिल्कुल नहीं दी है। ऐसी स्थिति में जैसा
पूरा शहर पालन कर रहा है, उस तरह से उस एरिया को भी अपना पालन करना होगा। सर, मंडी क्षेत्र के सभी बैंकों के वहाँ पर आपने टेंट और पानी की व्यवस्था करा दी है। आज तापमान 42 डिग्री था, ऐसे में यूको बैंक बिरला ग्राम के अंदर चिलचिलाती धूप में कस्टमर खड़े हुए थे। इस संबंध में क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मैं निश्चित रूप से व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा और यूको बैंक के मैनेजर को इसके लिए नोटिस भी मैं जारी कर सकता हूँ। सर, वैसा अधिकतर बैंकों पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा गेहूँ उपार्जन चल रहा है। किसान को जैसे मैसेज जाता है कि उसके खाते में पैसा आ गया, वो निकालने के लिए दौड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं आज कोऑपरेटिव बैंक गया था। मेरे दोनों नायब तहसीलदार कोऑपरेटिव बैंक जाकर लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही हैं, परंतु भीड़ इतनी है कि वो करा नहीं पाते हैं। तो हमने उसके लिए मैनेजर को बताया कि इसके लिए एक तो सुविधा बढ़ाएं टेंट की, दूसरा वो गोल घेरे डालने की, और तीसरा 2-3 सिक्योरिटी ऐसे लगाएं जिनसे सोशल डिस्टेंस का वो पालन करवा सकें। थैंक यू सर। इसके लिए अभी कोई विचार इसलिए नहीं किया जा सकता कि हम यदि सख्त निर्णय करेंगे और उसका पालन कराएंगे तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यदि मैं मंदसौर की गाइडलाइन देखूं तो उन्होंने एक दिन सब्जी के लिए खोला, एक दिन उन्होंने किसके लिए खोला, स्टेशनरी के लिए, एक दिन राशन के लिए, एक दिन दूसरी चीज़ों के लिए। तो एक ही व्यक्ति प्रतिदिन इन सारी चीज़ों के लिए बार बार मैदान में जाएगा, फील्ड में जाएगा और हमारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए हम सुविधा देंगे तो इस तरह देंगे कि हम लॉकडाउन का पालन भी करा सकें और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें। थैंक यू सर। अवैध रेत परिवहन में वाहन जब्त किए। बिलाग्राम पुलिस के आरक्षक सुरेश डांगी और कालूराम ने मंगलवार सुबह गश्त के दौरान बिलाग्राम ओवरब्रिज से रेत के अवैध परिवहन के मामले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस थाने में खड़ा किया। रास्ते में ये डॉक्टर चावला और डॉक्टर लंगाटे ने 3 क्विंटल दूध उपलब्ध कराया। लॉकडाउन फेज 3 में पोरवाल समाज द्वारा प्रतिदिन भोजन पैकेट्स में तरह तरह के व्यंजन दिए जा रहे हैं। पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी लंगाटे के सहयोग से मंगलवार को पोरवाल समाज ने भोजन पैकेट्स के साथ साथ खीर का वितरण भी किया। समाज के कमल पोरवाल व मनीष पोरवाल ने बताया कि लगभग 3 क्विंटल दूध डॉक्टर चावला व डॉक्टर लंगाटे द्वारा उपलब्ध कराया गया। सुरेंद्र पोरवाल के अनुसार 23 मार्च से अभी तक पोरवाल समाज द्वारा 1,40,000 भोजन के पैकेट्स वितरित कर चुके हैं। मंगलवार को सेवा का 48वां दिन था। समाज जनों के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी अब सहयोग करने लगे हैं। अभी तक तो जैसे शाह साहब को मार दिया गया था कि कैंसर से मर जाए और कोरोना से मर जाए, और बेचारा रोज कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ। अदरवाइज ये जो मुझे क्वारंटाइन में रखा गया था, मेरे लिए निश्चित ही बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। ये तो मैंने अपने स्वयं का तजुर्बा आपको बताया। अब निश्चित ही मैं बात करूँगा पोरवाल समाज की। इतने जने इतने दिनों तक इतने लोगों की सेवा करते हुए जहाँ सब दूर चुप हो गए हैं, इनमें वही उत्साह नजर आ रहा है। ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है कोई थकावट में है, कोई पसीने में है। निश्चित ही पोरवाल समाज बधाई का पात्र है कि ऐसी भीषण 42 की डिग्री में भी ये बराबर गरीबों को अन्न पहुंचा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। और मैं तेल से एलर्जी है, मैं तुरंत पहचान जाता हूँ ये मेरे लायक है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगा आज मुझे एक नहीं 2 पूड़ियाँ खानी है। इसी से ही मालूम पड़ता है कि खाने की गुणवत्ता क्या है। मैं समझा था खीर खाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो रबड़ी खिला दी। निश्चित ही पोरवाल समाज का मैं आभारी हूँ, जनता आभारी है, प्रशासन आभारी है। और ये आभार कब और कैसे उतरेगा कोई नहीं जानता। ये मान के चलिए ये आभार उतरने वाला ही नहीं है। मेरी ओर से पूरे समाज को, पूरे समाज के नौजवानों को
पूरे समाज के गाइड करने वाले मेरी उम्र के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरी ओर से डॉक्टर चावला मित्र मंडल की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आप लगे रहिए, निश्चित ये मान के चलना ईश्वर आपको अच्छा रखेगा। इतने पास में चिपकने के बाद भी आपके यहाँ एक भी मरीज खांसी सर्दी का किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये समझना कि ऊपर वाले की दुआएं हैं। मैं चाहूँगा कि दुआएं आप पे बनी रहे, आप ऐसे ही निरंतर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पोरवाल समाज द्वारा डॉक्टर चावला साहब ने जो सहयोग किया है, डॉक्टर माधुरी लंगाटे का भी सहयोग रहा है। हम डॉक्टर चावला साहब का बहुत बहुत आभारी रहेंगे जो हमें समय दिया और हमें सहयोग करा। धन्यवाद। ये 48वां दिन है निःशुल्क भोजन वितरण का। लगभग हम लोगों ने 1,40,000 पैकेट अभी तक वितरण कर चुके हैं। आज इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर चावला साहब और लगाटे मैडम द्वारा 3 कुंटल हमें खीर के लिए दूध प्राप्त हुआ है। पोरवाल समाज उनका बहुत बहुत आभारी रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो नगर में जो मीडिया जागरूक है और समस्त गतिविधियां मीडिया के माध्यम से पूरे नगरवासी एवं देशवासियों को प्राप्त हो रही है, इसके लिए मीडिया बधाई का पात्र है। साथ ही पोरवाल समाज द्वारा जो निःशुल्क भोजन वितरण जन सहयोग व पोरवाल समाज के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें चावला साहब ने और डॉक्टर माधुरी लगाटे मैडम द्वारा सहयोग किया गया है। पोरवाल समाज बहुत बहुत आभारी है। वह आगे भी आपका ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसी आशा रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। पोरवाल समाज के कई परिवार द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया। उसके अलावा भी नगर के कई प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया। आज डॉक्टर चावला साहब और मैडम लगाटे मैडम ने हमें यहाँ खीरपुड़ी में जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। इसी प्रकार उनका सहयोग बना रहे। डॉक्टर चावला साहब से तो जब भी चाहो आप सहयोग प्राप्त कर सकते हो। ऐसी हमें हमेशा से ऐसा लगा है कि जब जाओ जब तैयार रहते हैं डॉक्टर साहब तो उनको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे आधिकारिक रूप से हम अपना अधिकार समझ के ही चले जाते हैं। ये बात सही है। पूरे नगर को उनकी जो सेवाएं हैं वो सभी सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि उनकी सेवाएं रहती है। हम उनको उस सेवाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं यूको बैंक ने एसडीएम के आदेश का किया उल्लंघन। चिलचिलाती धूप से बैंक उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए एसडीएम ने प्रबंधकों को बैंक के बाहर टेंट व पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। शहरी क्षेत्र की सभी बैंक ने आदेश को तत्काल अमल में लाकर उपभोक्ताओं के लिए टेंट व पेयजल की व्यवस्था कर दी, लेकिन बिरलाग्राम यूको बैंक ने एसडीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। मंगलवार शाम को सर्किट हाउस पर एसडीएम वर्मा को मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने रीडर महेंद्र अरोड़ा को तत्काल बैंक प्रबंधक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के बावजूद समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान कोटवारों द्वारा लगभग 18 घंटे तक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। कोटवारों को कोविड-19 के तहत अतिरिक्त मानदेय सहित अन्य सुविधाओं को लेकर सोमवार को ऑनलाइन ज्ञापन दिया गया। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में इस महामारी में लड़ने वाले जितना भी हमारा जैसे पुलिस है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, नगरीय निकाय के लोग हैं, ये सारे लोग बीच में हमने आग्रह किया था तो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, इन सबको भी जो इस कार्य में लगे हैं उन सबको प्रोत्साहन राशि प्लस 50 लाख का बीमा का कवर उनको दिया है। ये सामान्य थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं छूट गया है। जो हमारे गांव के जो कोटवार बंधु हैं, अभी जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो गेहूं की और फसल की खरीदी चल रही है, इस खरीदी में पूरी 16 घंटे तक लगातार वो लोग सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने मांग की है माननीय कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री से कि मध्य प्रदेश के कोटवार बंधुओं को भी 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और 50 लाख का जो बीमा का कवर है वो दिया जाए, ताकि वो इसमें पूरी तन्मयता के साथ में काम कर सके। ऐसा
अभी हमें ज्ञात हुआ है कि जिला कलेक्टर को ये सारे अधिकार दे दिए गए हैं मध्य प्रदेश शासन ने कि जो इस काम में लगे हुए सारे लोगों का आकलन करके इनके अलावा भी जो लोग लगे हैं उन सबको इसमें व्यवस्था में ले। तो हम कलेक्टर साहब से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने ज़िले के जितने भी हमारा जो स्टाफ है इसका चौकीदारों का उसको भी इसमें कोरोना की टीम में शामिल करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर पुष्पगुच्छ भेंट किए। यस सर। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचकर नर्सों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ नर्सों की भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोविड-19 की लड़ाई में नर्सों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग स्टाफ का दिन है और संपूर्ण विश्व भर में वास्तव में समाज की सेवा और पीड़ितों की बीमारों की सेवा करने का काम नर्सें ही करती है। तो आज यहाँ पर नागदा के सभी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में सभी जितनी भी हमारे बहनें काम कर रही है उन सबको, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को और कोरोना में विशेषकर लगे हुए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और विशेषकर नर्सिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो पूरी तन्मयता के साथ इस कोरोना के युद्ध में, इस महामारी को पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं। यही अपेक्षा करते हैं कि भारतवर्ष से हम बहुत जल्दी इस कोरोना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे है और कोरोना के लिए हम तत्पर हैं और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और पूरा अपना काम करते रहेंगे। वर्ल्ड नर्सिंग डे के दिवस में आज हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो पूरा मेहनत से, लगन से बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कार्य कर रहा है। उसी तरह से वो अपने पूरे सक्षमता से इस बीमारी को इस देश में ख़त्म करके मानेंगे। धन्यवाद। महाराणा प्रताप पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा। टिप्पणी से समस्त राजपूत समाज में रोष व्याप्त है और राजपूत समाज के लोगों और समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप राजपूत समाज के साथ साथ समस्त हिंदू समाज के आदर्श है। हाँ, ये क्षत्रिय समाज द्वारा यहाँ पे एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है जिसमें कि महाराणा प्रताप सिंह जी के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी का अभी आपके सामने पढ़कर उनके वाचन किया गया। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्या पहले एक वाकया हुआ जो सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी विवादित रहा, उसको लेकर राजस्थान के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और तमाम सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध दर्ज करवाया है और शासन और प्रशासन के माध्यम से जिन लोगों ने ये विवादित टिप्पणी की है सोशल मीडिया पे, उन पुलिसकर्मी जो हनुमान प्रसाद और एक और क्या नाम बताया, हनुमान राम जाट और सुरेश राव चौधरी और हनुमान राव जाट, जो राजस्थान में अंदर पुलिस सेवा के अंदर जो दोनों लोग हैं और शासकीय सेवा के अंदर है वो, और उन्होंने फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से महाराणा प्रताप के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और कई भद्दे तरीके से उन्होंने उसको आपस में बात करके ऐसा कहा कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में इतनी बातें जो कही गई है वो सत्यता से परे है। उन तमाम बातों को लेकर मैं उसका डिटेल में वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर तमाम सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध दर्ज किया है। विगत दिनों फेसबुक पे देखने आया कि राजस्थान पुलिस में पदस्थ कांस्टेबल हनुमान राम जाट और सुरेश राव चौधरी ने महाराणा प्रताप के ऊपर गलत टिप्पणी की है, जिसका अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज व हिंदू समाज घनघोर विरोध करता है।
राजस्थान में नाबालिगा के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा देने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा सर्किट हाउस पर एसडीएम आरपी वर्मा व सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नाबालिगा के साथ गैंग रेप किया गया और सुबह उसकी हत्या करने का प्रयास किया, ऐसे आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उपरोक्त स्थान पर 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया, साथ ही बालिका की हत्या का प्रयास किया गया। उपरोक्त कृत्य न केवल मानवता बल्कि समाज विरोधी होकर समाज के भाईचारे को भी हानि पहुंचाने का एक कदम है। उपरोक्त विषय में संदर्भ में गुर्जर समाज एवं राष्ट्र के हर एक समाज दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई एवं तुरंत फांसी की मांग करता है एवं साथ ही निवेदन करता है कि उपरोक्त घटना की सीबीआई जांच की जाए। मनीष भी लगा होता सर्वप्रथम देवनारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व देश में राजस्थान में 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ 4 दोषियों ने दुष्कर्म किया। पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया, तत्पश्चात उसे गांव से कुछ दूरी पर जाकर फेंक दिया। यह हत्या का भी प्रयास है। इससे संपूर्ण समाज, न केवल गुर्जर समाज में, नागदा तहसील के हिसाब से नहीं, मैं प्रदेश सचिव के माध्यम से तहसील के सही कार्यवाह को मैंने सूचित किया था कि अपने अपने स्तर पर आप ज्ञापन सौंपें गुर्जर समाज की ओर से, किंतु यह जो पूरा कार्य है ये सिर्फ एक समाज नहीं, पूरे राष्ट्र की सभी समाजों पर एक बहुत हानि पहुंचाने वाला कार्य है। इस समय जो राजस्थान में बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, 4 युवकों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया गया कि बलात्कार के मामले के अंदर जल्द से जल्द ये केस चले, प्रकरण चले और आरोपियों को फांसी की सजा हो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान में जो हमारी बेटी के साथ दुखद और निंदनीय घटना हुई है, यह घटना इससे बड़ी अमानवीय कृति नहीं हो सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। पूरा देश सिर्फ एक ही बात समझता है कि ऐसी घटना के लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है मृत्युदंड। श्रम कानून संशोधन वापस नहीं हुआ तो श्रमिक हित में कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेगी लड़ाई, कहा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने। कांग्रेस हमेशा से श्रमिकों को ये आगाह कराती आ रही है कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की हैं। गुजरात में जहां श्रमिकों से 12-12 घंटे तक कार्य करवाया जाता है, मोदी जी वही फॉर्मूला संपूर्ण देश में लागू कर श्रमिकों से 12-12 घंटे तक कार्य करवाने जा रहे हैं। आने वाले समय में उद्योग पेटी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर चलेंगे। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रम कानूनों में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन के दौरान मीडिया से कही। कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे कैमरामैन और प्रेस रिपोर्टर फील्ड में लगे हुए हैं। प्रदेश शासन की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से अभी तक इनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। निश्चित रूप से इस बात को हम भी गंभीरता से ले रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो डॉक्टरों के अन्य लोगों को पैकेज दिया घोषणा की है, ऐसे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी फील्ड में घूम कर अपने जीवन का रिस्क लेके काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो शिवराज जी को पत्र भी लिखकर ये मांग करी थी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण की जाए, उनको पूरा सहयोग भी किया जाए, क्योंकि आर्थिक सहयोग की भी आज उन्हें आवश्यकता है। तो उनकी बीमा जो भी होना चाहिए निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया कि पूर्व के श्रम कानून में 8 घंटे ड्यूटी के पश्चात श्रमिकों द्वारा कार्य करने पर उन्हें ओवर टाइम दिया जाने का प्रावधान था, जो वर्तमान में भाजपा की केंद्र की मोदी व प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब श्रमिकों को 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। वहीं स्थायी श्रमिकों से ठेका श्रमिकों का कार्य भी करवाया जा रहा है। उद्योग में व्याप्त प्रदूषण के चलते श्रमिकों को 8 घंटे कार्य करना बहुत ही भारी पड़ता है। उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वे आगे भी कार्य कर पाए। अब भाजपा सरकार में श्रमिकों से 12 घंटे कार्य करवाया जा रहा है, वह भी बिना ओवर टाइम के। ये श्रमिकों के हित के साथ कुठाराघात है, जिसके कारण जिससे लाभान्वित होकर 85% प्रदेश के ऐसे उपभोक्ता थे जो
अपने खुशी महसूस कर रहे थे कि सरकार की ऐसी पहली योजना थी जिसमें गरीबी रेखा या अमीरी रेखा या ऐसा कोई मापदंडों का उल्लेख नहीं और सीधे सीधे 85% लोगों को इसका लाभ मिला था। हाल ही में विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रपंच के माध्यम से जो शिवराज सिंह सरकार बनते ही जो शिवराज सिंह जी का पीछे ले जाएं आपको तो 12 सितंबर 2019 को एक घंटानाद आंदोलन भाजपा ने करा था, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन था। उसमें शिवराज सिंह जी का खुद का एक बयान था कि बड़े हुए अगर बिजली के बिल आए तो मत भरना, और अगर बिजली विभाग ने अगर लाइन काट दी तो मैं खुद जोड़ने आऊँगा। जब शिवराज सिंह जी को जो 100 रुपये बिजली बिल लोगों को दिया जा रहा था वो ज़्यादा लग रहा था। आज शिवराज सिंह जी की सरकार ने संबल योजना लागू कर दी। उस संबल योजना के तहत मात्र 40% लोगों को उसके दायरे में रखा गया। उनको भी 100 रुपये की बजाय 200 रुपये बिल देना पड़ेगा। शेष बचे हुए 45% लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया और उसका खामियाजा ये हुआ कि लोगों के घरों का बिजली का बिल 3, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा इस महीने मिल गया। एक और कोरोना जैसी महामारी में लोग घरों में पड़े हुए हैं, व्यवसाय सब ठप है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, घरों में रहकर लोगों को जीवन की जंग लड़ना पड़ रही है। परिवार के भरण पोषण में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। प्रदेश सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार हो और अन्य जो लोग हैं जिनको योजनाओं के लाभ नहीं मिलता उनको भगवान भरोसे छोड़ रखा। ऐसे में बिजली का बिल आम जनता पे कहर बरपा रहा है, जिसको लेकर आज हम विधायक जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए थे। और हमारा प्रदेश सरकार से ये मांग है कि संबल योजना को हटाकर पूर्व की सरकार कमलनाथ जी की सरकार की जो जनहितैषी योजना थी इंदिरा ज्योति योजना, उसे लागू कर प्रदेश की जनता को इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, महामारी के दौर में लाभान्वित करें, उनके साथ न्याय किया जाए। दूसरा जो विषय है वो विषय अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के इशारे पर, उद्योगपतियों की मंशा अनुसार श्रम कानूनों में आमूलचूल बदलाव करे, संशोधन करे, जिसका सीधा सीधा लाभ उद्योगपतियों को हो रहा है। और वहीं श्रमिकों के साथ में उद्योग प्रबंधन खुलेआम शोषण करने का एक हथियार उन्होंने वो श्रम कानून का संशोधन बना लिया। आप यहाँ पर देखेंगे स्थानीय उद्योगों में 12-12 घंटे की ड्यूटी श्रमिकों से कराई जा रही है और वो 12-12 घंटों की ड्यूटी में जो स्थायी श्रमिक वहाँ जा रहे हैं ड्यूटी करने, उनसे ठेका श्रमिकों का भी कार्य करवाया जा रहा है। हवाला यह दिया जा रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो श्रम कानून में संशोधन किए हैं उसके तहत अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ का जो भी ग्रेसिम उद्योग हो, केमिकल उद्योग हो और अन्य उद्योग हो, जहाँ पर 8 घंटे बमुश्किल शारीरिक और मानसिक रूप से एक श्रमिक काम कर पाता है। गैस के वातावरण में वो इतना थक जाता है 8 घंटे, उससे बहुत मुश्किल से नौकरी हो पाती है। इस दौर में उससे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है। पूर्व के श्रम कानूनों में उन 4 घंटे का ओवरटाइम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर श्रम कानूनों में बदलाव कर उस ओवरटाइम को समाप्त कर दिया गया है और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम सीधे सीधे आरोप ये लगाते हैं कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक उद्योगपतियों के तलवे चाट रहा है। वहीं इंदिरा ज्योति योजना जनहित में पूर्ण रूप से लागू करने की भी मांग की गई। उसमें हमने उनसे अनुरोध करा है कि जो कमलनाथ सरकार द्वारा इंदिरा ज्योति योजना लागू की गई थी, जो आम जनता के हित की योजना थी, 100 रुपये में 100 यूनिट, 150 रुपये में 150 यूनिट का उसमें प्रावधान था। पहले संबल योजना में सिर्फ जो आते थे करीब 33% उपभोक्ता ही आते थे, और जबकि इंदिरा ज्योति योजना में करीब 85% व्यक्ति
आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम देखें कि सिर्फ 33% लोगों को फ़ायदा मिल रहा था और उसमें सिर्फ BPL लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। तो कांग्रेस सरकार ने सभी, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, सबको फ़ायदा देने का प्रयास करा है। तो आज देखें जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता की जेब पे डाका है। जब ऐसे वक्त जब कोरोना का चल रहा है, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में ये योजना लागू करना मतलब आम जनता के साथ विश्वासघात है। हम पुनः और दूसरा ये पंचायत की संबल योजना बंद कर दी थी। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार है। नई सौर योजना के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया था। उसमें पहले कम लोग फ़ायदा मिल रहा था, उसके बाद नई सौर योजना में उसका दायरा बढ़ाते हुए अन्य जो BPL के अलावा अन्य जाति के, अन्य समाज के लोग थे, उनको भी उसमें सम्मिलित करके उनका लाभ देने का पूरा प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। अभी श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। निश्चित रूप से जब हम लगातार ये कह रहे थे कि मोदी जी गुजरात पैटर्न पे पूरे देश में श्रम कानून लागू करना चाहते हैं, निश्चित रूप पहले भी उन्होंने लागू करने का प्रयास करा, श्रम संगठनों इन्होंने विरोध करा तो लागू नहीं पड़ रहा है। जब आज देश विषम परिस्थितियों में खड़ा है, कोरोना के संकट में है, पूरा देश अपने आप को बचाने में लगा है, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से श्रम कानून में संशोधन करते हुए मजदूरों के गला काटने का प्रयास किया गया है। गुजरात में पहले से ही 12 घंटे में 12 घंटे काम कराए जाते थे और पैसा 8 घंटे का दिया था। वो श्रम कानून में जो कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों को हितों जो अधिकार दिए गए थे, उनकी सुरक्षा का अधिकार उनको दिया गया था, तो आज वो अधिकार ख़त्म करते हुए पूरा उनकी गला उद्योगपति के हाथों में दे दिया गया है। जब चाहे जब उनको मजदूरों को निकाल सकते हैं। जहाँ तक हमारे स्थानीय उद्योग की बात है तो निश्चित रूप से आप देखें कि हमारे उद्योग में सिर्फ अभी परमानेंट व्यक्ति को बुलाया गया है और उसके बाद जब ठेकेदार श्रमिक भी लगातार परेशान हो रहा है। उद्योग ये 3 शिफ्टों में चलता तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता। तो इन सब बातों को देखने विचार करने की आवश्यकता है कि आज श्रम कानून संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। इसको मजदूरों को भी सोचना विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार पुनः मैं सभी मजदूर साथियों से अनुरोध करता हूं कि अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहचाने। उन्होंने अरबों रुपया उद्योगपति को माफ़ करते हैं। आज आवश्यकता मजदूरों को आर्थिक पैकेज देने की थी, उनको नहीं देते हुए उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने श्रम कानून का पालन करने के लिए तो करवाने तैयार रहती है, परंतु जो मजदूर के हित के जो कानून है, जो उन्होंने चाहे पगार देने की बात हो, चाहे अन्य लाभ पहुँचाने मजदूरों का, उन पर कभी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो हम सब लोग मिलजुल कर आज ज्ञापन दिया है। अभी कोरोना इसका चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आने वाले समय में इसको हम जनता के लिए आंदोलन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि इंदिरा ज्योति योजना लागू की जाना चाहिए, जिससे कि हमारे 85% उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचे। द्वारा मुझे 2 ज्ञापन दिए गए, जिसमें एक बिजली संबंधी इंदिरा ज्योति योजना लागू करने का ज्ञापन है और दूसरा श्रमिकों का उद्योगों द्वारा 12-12 घंटे ड्यूटी लगाकर शोषण किए जाने से संबंधित है। जो श्रमिकों से संबंधित मैटर है, मैंने आज ही मेघना भट्ट जो हमारी सहायक श्रम आयुक्त है, उनको लेटर में अभी भेज रहा हूँ कार्रवाई के लिए। और जो दूसरा है वो शासन से संबंधित है, तो इंदिरा ज्योति योजना लागू करने का वो मैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन भोपाल को भेजूँगा। बच्ची किसी समाज की हो, यदि कोई दरिंदा उनके साथ बलात्कार करता है तो उसको फांसी की सज़ा निश्चित रूप से दी जाना चाहिए। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बलात्कारी है उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। आज हमारे गुर्जर समाज की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया, मंदिर तोड़ने की उसका भी हमने विरोध करा है। तो निश्चित रूप से हम राजस्थान सरकार को हमारी सबकी चेतावनी है, यदि उन्होंने
सिगरेट निर्णय और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करा तो उनके खिलाफ सख्त जन आंदोलन किया जाएगा। बहुत बुरी घटना अभी इस लॉकडाउन के बीच में हुई। पहली घटना हमारे गढ़ में एक देवनारायण मंदिर है जो अधिकारियों द्वारा तोड़ा गया बिना अनुमति के, और वो हमारे देवनारायण हमारे आराध्य भगवान है, क्योंकि हम घोर निंदा करते हैं। दूसरे एक मालपुरा में 15 वर्षीय बालिका जो 4 दरिंदों द्वारा उसका गैंग रेप किया गया और उसे यातनाएं दी गई, तो हम उसका विरोध करते हैं। संपूर्ण गुर्जर समाज पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध करा। लॉकडाउन होने के कारण एक कम लोग आए हैं, उसका हम पालन कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं लेता है कुछ उचित तो हम लॉकडाउन के बाद पूरा गुर्जर समाज रोड पर आ जाएगा, जिसकी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और हम राजस्थान सरकार से, अशोक जी गहलोत से निवेदन करते हैं कि जो बालिका है उसको मुआवजा राशि दी जाए, कुछ भी जो प्रशासन दे सकता है, और सरकारी नौकरी दी जाए। ये गुर्जर समाज की है, नहीं तो संपूर्ण गुर्जर गाड़ी पाल धनगर समाज। मालूम हुआ है कि हमारे गुर्जर समाज बच्चे के साथ कृत्य हुआ है और उस कृत्य को छुपाने की शासन ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और उस पीड़ित परिवार को भी परेशान किया। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से पता चल रहा है, और वहाँ के जो सांसद है जौनपुरिया जी, उनके द्वारा शासन के अधिकारियों से बातचीत की। उस बातचीत में अलग अलग भिन्न तरीके की बात उन्होंने उनको बताई। जब वो एक सांसद को सही बात नहीं बता रहे हैं और बात छुपाने की बात कर रहे हैं, 4 उस बच्ची ने स्वयं बताया कि 4 लोग उसके अंदर थे। उसके बाद भी वहाँ पर 161 के बयान करवाए और 161 के बयान करके उसको विलम्ब में डाला, ताकि 2-4 दिन 5 दिन ये घटना थोड़ी नरम माहौल हो जाएगा, उसके बाद में इस घटना को छुपाया जा सके और जो दोषी लोग हैं उनको बचाया जा सके। सरकार को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजूंगा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। थैंक यू सर। गुर्जर समाज द्वारा ज्ञापन दिया, एक ज्ञापन मुझे गुर्जर समाज द्वारा दिया गया है। बड़ी विभत्स घटना है। निश्चित रूप से एक नाबालिग के प्रति जो दरिंदगी की गई घृणित है, उनके विरुद्ध, और जो देवनारायण भगवान का मंदिर तोड़ा गया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजा जाएगा। थैंक यू सर।